नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज म्यूचुअल फंड शो। और यूएस ईरान युद्ध विराम ने निवेशकों का कुछ तनाव तो कम किया है, लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों के सामने कई बड़े सवाल अब भी खड़े हैं। मौजूदा हालात में क्या बाजार में नया निवेश कर सकते हैं? हाँ, तो फिर कहां? क्या वेस्ट एशिया तनाव अर्निंग्स रिकवरी को पटरी से उतार सकता है? इस तेज वॉलेटिलिटी में निवेशक अभी रुके या तेजी का फायदा उठाकर मुनाफा वसूली करे? इस समय कौन से वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि निवेश के लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं? इन सभी अहम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैनरा रोबेको एएमसी के CIO इक्विटीज श्रीदत्त भंडवलदार। श्रीदत्त जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और आई डू नॉट नो ये क्वेश्चन आसान होगा या मुश्किल होगा, लेकिन सवाल सिंपल कि इस समय मार्केट्स पर व्यू क्या है, करना क्या है इस समय मार्केट्स में? नमस्ते दीपाली। आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज, बट इस क्वेश्चन के दो पहलू हो सकते हैं। आप किस तरीके से इसको देख रहे हो? अगर आप हिस्टोरिकली देखो और लास्ट 10-20 साल 30 साल देखो, तो कोई भी इंसिडेंस जो हुआ है वो इवेंचुअली 24-36 मंथ्स डाउन द लाइन ऐसा लगा है कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। सो हमेशा जब अनसर्टेनिटी आता है, किसी भी फॉर्म में अनसर्टेनिटी आए, उसकी वजह से जब वैल्यूएशंस डिस्प्रोपोर्शनेटली करेक्ट होते हैं, और इंडिया में तो ऑलरेडी लास्ट 2 साल से वैल्यूएशंस करेक्ट हो रहे थे, तो वैल्यूएशंस काफी फेयर जोन में या फेयर से चीप हो गए हैं कुछ पार्ट्स ऑफ मार्केट में। तो आई थिंक अगर कोई 24 से 36 मंथ्स का व्यू ले तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गिवन दी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस। अभी दूसरा तरीका ये है देखने का कि नियर टर्म में क्या हो सकता है। आई थिंक नियर टर्म में ये वोलेटिलिटी रहेगा, क्योंकि ये जो इंसिडेंस है पास्ट इंसिडेंसेस से कोविड जैसा थोड़ा सा अलग है, जहाँ पे हमें वॉर से इम्पैक्ट नहीं है, बट एनर्जी प्राइसेस के थ्रू जो इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे होने वाला है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे होने वाला है, वो क्लियरली हमारे लिए निगेटिव है। तो नियर टर्म में ये बहुत जरूरी है कि देखा जाए कि वॉर क्या टाइम पीरियड में खत्म हो रहा है। अगर 1-2 महीने में खत्म हो गया तो आई थिंक बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इवन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज एन अपॉर्चुनिटी। बट आज जो टाइम है जिसमें लीडरशिप नहीं है ईरान में, तो बहुत क्लियर नहीं है कि जो सीज फायर भी हुआ कल तो कैसे प्ले आउट होगा। और गिवन दैट अनसर्टेनिटी, आई थिंक जो हम हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि ये अनसर्टेनिटी आप लंबे पीरियड के हिसाब से सोचो, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सोचो, रादर देन कि नियर टर्म में क्या होगा। नियर टर्म में क्या होगा आई थिंक कोई भी आपको डेफिनेटिवली नहीं बता सकता है। जैसे कल सीज फायर हुआ है तो एक अच्छी डायरेक्शनल मूवमेंट है, बट वो बनी रहेगी कि नहीं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और इनफैक्ट ये इस समय इवैल्यूएट करना कि वॉर कब खत्म होगी या क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, इस पर डेफिनेटली कमेंट करना मुश्किल है, बट वी कैन होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, एक जो चिंता हमें सता रही है कि इस वेस्ट एशिया वॉर की वजह से जो कच्चे तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, जिस तरीके से बिजनेसेस पर इम्पैक्ट आया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पर इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दिया है। कई कंपनियां हैं जो कि ऑलरेडी प्राइस हाइक कर रही हैं, कंज्यूमर्स को पास ऑन कर रही हैं, जो कॉस्ट उनकी बढ़ी है इन वेरियस वेज। क्या ये सब इम्पैक्ट हम अर्निंग्स पर भी देखेंगे क्या? क्योंकि अर्निंग्स इसलिए श्रीदत्त जी, क्योंकि पिछले 4-5 क्वार्टर्स 6 क्वार्टर्स का हाल हम देखें तो हमने अर्निंग्स पर काफी इम्पैक्ट देखा। जब ये इंडिकेशन मिलना शुरू हुई कि अब शायद अर्निंग रिकवरी शुरू होगी, चीजें बेहतर होंगी, तब इस वेस्ट एशिया क्राइसिस ने परेशान अब किया है। डर लग रहा है कि शायद अर्निंग्स पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। आप कैसे देखते हैं अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से? सो अगेन इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। अर्निंग्स पे इम्पैक्ट तभी आएगा अगर ये वॉर अगर 2-3 महीना 6 महीना चल गया तो, क्योंकि फिर वो पूरा इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस एंड इंक्रीज इन सम ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस, इंक्रीज इन द फ्रेट कॉस्ट, या आपका जो डिसरप्शन होगा सप्लाई चेन्स का, उनका जो इम्पैक्ट होगा वो सब इवेंचुअली कॉर्पोरेट्स के कॉस्ट में आएगा, वो डिमांड में भी आएगा। और उस डिमांड सिनारियो में जो वीक रहेगा उसमें कॉर्पोरेट्स को पास ऑन करना पड़ेगा। सो इट इज ऑल अ फंक्शन ऑफ कि हाउ मच टाइम दिस वॉर सस्टेन्स। हमारा एज ऑफ नाउ ये व्यू है बेसिस पास्ट इंस्टेंसेस और बेसिस कि ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस है यहाँ पे 1 या 2 कंट्री इम्पैक्टेड नहीं है, यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा एशिया और इवन यूरोप इम्पैक्टेड है। सो हमें लगता है कि इफ देयर इज इनफ प्रेशर फ्रॉम इकोनॉमिक साइड, there is enough pressure from diplomatic side from all these countries, and there will be some of them are actually very overt. कुछ लोग आगे आके
उसमें इन्वॉल्व है, सम ऑफ द कंट्रीज कुछ पीछे से वो काम कर रहे हैं, बट प्रेशर सब तरीके से है। तो जितना जितना मार्केट पे, इकोनॉमी पे प्रेशर दिखेगा, ओके जितना जितना सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा, उतना वो इजीली और उतना फास्टर वो एटलीस्ट बड़े लेवल पे हार्मुज स्ट्रीट के हिसाब से वो वॉर खत्म होगा। और हमें लगता है कि एज ऑफ नाउ हमारा ये मानना है कि ऑलरेडी इनफ प्रेशर आ चुका है। काफी सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जहाँ पे ऑलरेडी रेशनिंग शुरू हो गया है। सम फ्रेट कॉस्ट 2 या 3 टाइम हो गया है कुछ कुछ सेक्टर्स में। सो इसका इम्पैक्ट नियर टर्म में अर्निंग्स में आएगा, बट मार्केट इंक्रीमेंटली उसको नेगेटिवली तभी लेगा अगर ये वॉर कंटिन्यू हुआ तो। और हमारा मानना है कि जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है 30, 40, 50 कंट्रीज की जो इम्पैक्टेड है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म में हो जाना चाहिए खत्म। हमारा मानना था कि 4 से 6 वीक में हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा खींचा है, बट मुझे लगता है कि 1-2 महीने में ये खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर वो हुआ तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, तो देन मार्केट विल सी थ्रू इट। ओके ओके, अच्छा आपने कहा श्रीधर जी शुरुआत में कि लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर सोचना चाहिए इन्वेस्टर्स को, तो चलिए उसी पर फोकस करते हैं। 2 चीजें आपसे पूछना चाहेंगे कि कंफर्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशंस के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से? आई थिंक अभी ग्रोथ वैल्यूएशन कॉम्बिनेशन होता है, वो हमेशा कभी भी ग्रोथ या वैल्यूएशन एक पार्ट देख के काम नहीं कर सकते। बट जब मैं ग्रोथ और वैल्यूएशन कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो आई थिंक पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है, कंज्यूमर सेक्टर जो है, काफी सारा कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पार्ट जो करेक्ट हुआ है, ऑटो है जहाँ पे हमें अच्छा वैल्यूएशन अर्निंग्स कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है, आईटी भी वैल्यूएशन के हिसाब से करेक्ट हुआ है, बट वहाँ पे अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। बट बड़े सेक्टर्स में आई थिंक फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन एंड स्मॉलर सेक्टर्स में सीमेंट, होटल्स, हॉस्पिटल्स, आई थिंक ये सब सेगमेंट्स है जहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है। जो सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं वहां पे ऑफ कोर्स देन उतना लोग ध्यान नहीं देंगे, जब रिकवरी आएगा तब इमीडिएट बेसिस। ओके, तो यानी फाइनेंशियल सर्विसेज हो, फाइनेंशियल एज अ बास्केट हो, ऑटोज हो, होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, ये कुछ पॉकेट्स हैं। सीमेंट हुआ एक पॉकेट जहां पर कंफर्ट दिखाई दे रहा है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वेल थैंक यू, यस शुक्रिया श्रीधर जी आपका आने के लिए शो में, और आपने क्विकली हमारे व्यूअर्स को बताया मार्केट्स यहाँ से कैसे आप देख रहे हैं, और प्लस एक्सपोजर अगर किसी को लेना है तो किन पॉकेट्स पर फोकस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम यहाँ बात करते हैं स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो अगर अचानक से आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या म्यूचुअल फंड्स बेच देना सही है, या फिर उसके बदले लोन लेना बेहतर विकल्प हो सकता है? यही नहीं, क्या म्यूचुअल फंड्स के भरोसे रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो सकती है, और अगर हाँ तो क्या है इसकी सीक्रेट रेसिपी? इन दोनों टॉपिक्स पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल। पंकज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, इस पर बातचीत करते हैं। पहली बात तो यही समझना चाहेंगे कि क्या एक वायबल डिसीजन हो सकता है इन नीड, अगर किसी को नीड होती है, फंड्स की अचानक से जरूरत पड़ती है, तो क्या म्यूचुअल फंड्स बेचकर उस नीड को पूरा करना चाहिए, या फिर उसके अगेंस्ट लोन लेना बेटर चॉइस हो सकती है, और अगर हाँ तो क्या प्रोसेस होता है? दीपाली जी नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका जो सवाल है बहुत ही वाजिब है। आपने जो कहा कि क्या हमें सेल कर देना चाहिए यूनिट्स को या फिर लोन लेना चाहिए। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका कोई गोल होगा, आप जिस गोल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो जब वो गोल अचीव हो जाए तब तो आपको रिडीम करनी है यूनिट्स, और पैसा जो निकाल कर उसे यूज करना है। बट बात यहां पर है कि आपने एक गोल बनाया है कि भाई आप 10 साल 15 साल निवेश करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, पर बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसे में यूनिट्स को रिडीम कर देंगे तो फिर आपका गोल कैसे अचीव होगा? तो बिल्कुल यहां पर आपको लोन लेना चाहिए, और ये बहुत ही आसान तरीका है। मेरे हिसाब से जो आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं कि कई बार पर्सनल लोन ले लिया, क्रेडिट कार्ड का यूज कर लिया, उससे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। और ये जो लोन होता है बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब मैंने जैसे पहले भी कहा कि यदि कोई गोल आपका अचीव करना हो गया है, उसके लिए रिडीम कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। पर यहां पर क्या है, आपको थोड़े समय के लिए पैसे की जरूरत है, और फिर आपके पास पैसा आएगा तो आप उस लोन को रिपे कर देंगे। तो यहां पर जो यूनिट्स है आपके पास म्यूचुअल फंड्स की, उसे आप कोलेट्रल के रूप में यूज करते हैं, और उसके अगेंस्ट में आप एक क्रेडिट लाइन ले लेते हैं। यानी कि मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए की है, और आपको जरूरत है 2-3 लाख की, 4 लाख की, तो आपने क्या किया कि अपना जो पोर्टफोलियो है उस पर आपने
एक क्रेडिट लाइन ओपन कर ली, उसे प्लेस किया, और अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप 4 लाख 3 लाख का जो भी है लोन ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पूरे अमाउंट का लेना है। आपको मान लीजिए आज 2 लाख की जरूरत है, आपने 2 लाख लिया, क्योंकि ये एक तरह का ओवरड्राफ्ट है और आपको उस 2 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट देना होगा। फिर आपको मान लीजिए और जरूरत पड़ी 50,000 की, आपने और ले लिया, उसका इंटरेस्ट देना होगा। बीच में पैसा हुआ, फिर आपने वापस कर दिया, तो जितना बैलेंस बचा उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। और जब पूरा पैसा आपके पास है, पूरा रीपे करके आप अपने यूनिट को फ्री करा लीजिए, उस पर जो लेन मार्क है उसे हटा लीजिए और आपका पैसा फ्री हो गया। तो इसके लिए यदि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है और शॉर्ट टर्म में पैसे की थोड़ी जरूरत है, तो रिडीम मत कीजिए यूनिट्स को। और स्पेशली ऐसे मार्केट में जब आप देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी गिरावट है, तो बिल्कुल भी आप रिडीम करने के बारे में ना सोचें, उसके बजाय आप उस पर लोन ले लें। और कैसे लेना है दीपाली जी? बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसीज आपको सुविधा प्रोवाइड करती हैं, जैसे बैंक्स आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी बैंक्स, या फिर जैसे मेरे एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं, वो भी आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती हैं। तो कैम्स और कार्वी जो आपके रजिस्ट्रार हैं, उसके थ्रू आपका ये जो यूनिट्स हैं वो उस पर लीन मार्क हो जाता है, वो कोलेट्रल के रूप में यूज की जाती हैं। और जो एनबीएफसी है वो क्रेडिट लाइन ओपन कर देती है, बैंक जो है जहां से अप्लाई कर रहे हैं वो क्रेडिट लाइन ओपन कर देते हैं, फिर आप उस पर लोन ले सकते हैं। और लोन जो होता है, अगर आपका इक्विटी फंड है, उसके ऊपर अराउंड 45% टू 60% तक मिल सकता है। यानी कि अगर 1 लाख रुपया है तो उसके आगे 45,000 से 60,000 तक आपको लोन मिल पाएगा। अगर डेट फंड है तो आपको 60-70% तक लोन मिल जाता है उसके ऊपर। और जहां तक रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल है, ये डिपेंड करता है, पर 9% से 11% के बीच में लगभग इंटरेस्ट रेट होते हैं। डिपेंड करता है बैंक टू बैंक या एनबीएफसी टू एनबीएफसी, बट लगभग आप 10% के आसपास मान के चलिए, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जितने दिन यूज करेंगे उतने दिन का ही आपको इंटरेस्ट चुकाना होगा। और एक इनिशियल प्रोसेसिंग फीस होती है जो जनरली 0.25% टू 1% हो सकती है। और कुछ बैंक या एनबीएफसी एक फिक्स चार्ज 1000 रुपीज प्लस जीएसटी इतना ही लेते हैं, तो वो भी कॉस्ट बहुत कम होती है। तो यानी कि यहाँ पर कॉस्ट कम है, इंटरेस्ट भी यहाँ पर रीजनेबल है, और ऊपर से आपको जितने दिन यूज करेंगे उतने दिन का इंटरेस्ट लगेगा, और फिर आप पैसा बैंक को वापस कर सकते हैं। और पूरा पैसा वापस नहीं करना है, जब तक आपको चाहिए तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहिए, और जब पूरा पैसा आपके पास अवेलेबल हो तब आप चुका दीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका है। ओके, इनफैक्ट पंकज जी काफी सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आपने पूरा प्रोसेस समझाया और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आमतौर पे तो हम यही सोचते हैं कि जब जरूरत पड़ रही है, चलिए हमारी इन्वेस्टमेंट से म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा पोर्शन निकाल देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं, बट लोन भी लिया जा सकता है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। हालांकि मेजरली आपने काफी सारी चीजें क्लियर की। जो मैं आपसे पूछना भी चाहती थी कि इक्विटी पोर्टफोलियो है तो कितना रकम लोन टू वैल्यू क्या हो सकती है डेट पोर्टफोलियो के लिए, और इंटरेस्ट रेट तो काफी इंटरेस्टिंग है, सिर्फ 9 से 12% का, यानी पर्सनल लोन के मुकाबले भी आपको सस्ता मिल रहा है। 2-3 चीजें क्विकली और मैं पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन मिलता है, तो ये कुछ प्री डिफाइंड टाइमलाइन होती है कि आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर उन होल्डिंग्स पर सिर्फ सर्टेन पीरियड के लिए ही लोन ले सकते हैं, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 1 ईयर या कुछ महीने, क्या एग्जैक्टली टाइमलाइन रहती है, पहला। और दूसरा ये कि अब सपोज कीजिए हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो की वैल्यू इस समय 10 लाख है, हमने लोन ले लिया, मार्केट्स गिर जाते हैं, पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो जाती है, तो क्या उससे कुछ हमारी लोन होल्डिंग पर कुछ इंपैक्ट आएगा क्या? यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल पर पहले सवाल का उत्तर देता हूं। पहला सवाल तो ये था कितने साल के लिए, तो यहां पर क्या है, जब आपने आज अप्लाई किया तो आपका 1 साल के लिए आपकी जो क्रेडिट लाइन है ओपन हो गई, तो आपने वो लोन यूज किया 1 साल के लिए। और 1 साल के बीच में भी ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आपने आज 10 लाख लिया है तो 10 लाख ही रखना है, आपने कभी पैसा आया वापस कर दिया, फिर बढ़ा लिया, घटा लिया, पर 1 साल के बाद रिन्यू करना है तो आप आगे फिर से, क्योंकि आपका लीन मार्क है उसके ऊपर, वो आगे भी एक्सटेंड रहेगा, अगले साल भी आप उस पर लोन को जारी रख सकते हैं। तो जब तक रखना है, जब तक म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बैंक के पास आपकी प्लेस्ड हैं, तब तक आप लोन ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप इंटरेस्ट पे करते रहिए और जब भी आपके पास पैसा हो तब चुका लीजिए। तो फिक्स टर्म नहीं है यहां पर, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको 1 महीना या उससे भी कम या फिर 10 साल कितना करना है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रिस्क भी है एक्चुअली, जो आपने कहा कि मान लीजिए, जैसा मैंने कहा, इक्विटी फंड पर 45% से 60% तक का बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देती हैं। अब आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का था, आपको 4.5 लाख का यहां पर एक एलिजिबिलिटी बनी थी,
और आपने ऑलरेडी 4.5 लाख का लोन ले लिया, पर कल को मार्केट गिर गया। अब मार्केट गिर गया तो आपका, क्योंकि जो मार्जिन है वो कम हो गया, आपको मिलना था 45% का लोन और मार्केट गिरा, जिसकी वजह से आप ये हो रहा है, तो वहां पर ये दिक्कत है कि जो बीच का बैलेंस है वो आपको इमीडिएटली बैंक को पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको 45% लोन मिल रहा है आपके टोटल वैल्यू का, तो आप 45% मत लीजिए, आप थोड़ा कम लीजिए। मान लीजिए कि 10 लाख का पोर्टफोलियो है, आपकी 4.5 लाख की एलिजिबिलिटी है, तो आप 3.5 लाख का ही लोन लीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट गिरेगा भी तो भी आपको रिकवरी के लिए डिमांड नहीं आएगी, क्योंकि जब तक उतना नहीं हो जाता कि जितना आपका 45% उस वैल्यू का है, जो वैल्यू अभी घटने के बाद भी बनी है, तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, जितनी एलिजिबिलिटी बन रही है वो मैक्सिमम यूज ना करें, थोड़ी कम यूज करें, ताकि मार्केट गिरने पर आपको कोई टेंशन ना हो कि आपको जो मार्जिन है वो पे करना है। ओके ओके, तो ये तो बात हुई लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये पूरा डिस्कशन रहा। और अगर आपको इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ती है फंड्स की, तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ अपनी यूनिट्स रिडेम्पशन के बारे में सोचें। लेकिन बात करेंगे अब रिटायरमेंट प्लानिंग की। तो पहला सवाल तो ये है कि क्या म्यूचुअल फंड के भरोसे रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकती है? अगर हाँ, तो क्या सही तरीका है? क्योंकि अब तक यूजुअली ट्रेडिशनल टूल्स को इन्वेस्टर ज़्यादा फॉलो करते थे, लेकिन अब तो अपने किसी भी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएशन की बात होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग का सही तरीका विद रिगार्ड्स टू म्यूचुअल फंड्स क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए म्यूचुअल फंड्स मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीका है रिटायरमेंट प्लानिंग का। ये बेहतरीन क्यों है? क्योंकि जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं वो या तो आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई चलिए आप अच्छा पैसा बना लीजिए, इकट्ठा कीजिए, पर रिटायरमेंट के बाद रेगुलर पेंशन मिल सके उसका प्रोविजन नहीं होता है। कई बार ये होता है कि लमसम पैसा है, उसमें से आपको रेगुलर पैसा मिलेगा, पर पैसे इकट्ठा कैसे करना है, उसके लिए क्या स्कीम है। अब म्यूचुअल फंड कहने के लिए एक प्रोडक्ट है, पर यहां पर क्योंकि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, आपके पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये दोनों ही फेज में, क्योंकि जब आप बात करते हैं रिटायरमेंट की, तो यहां पर एक है एक्यूमुलेशन फेज, जिस फेज में आप पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए 30 साल की उम्र में आपने शुरुआत की, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा किया, 60 साल तक आप पैसा जोड़ते रहे, एक अच्छा पैसा बन गया, और फिर उसके बाद आपने तय किया कि भाई हर महीने मुझे रेगुलर इनकम होती रहे। तो पहली बात तो यह है कि जब एक्यूमुलेशन फेज है, जब यंग हैं आप, तो आप, क्योंकि यहां पे इक्विटी की चॉइस है, डेट की चॉइस है, इक्विटी में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, कमोडिटी फंड हैं, यानी गोल्ड सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, जब पैसा बनाना है आपको यंग एज में, जब आप कमा रहे हैं, तो आप अलग अलग तरीके के फंड्स लेकर वहां पर अपना पोर्टफोलियो बनाइए। दूसरी बात क्या, यंग है तो इक्विटी में ज्यादा कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में बेहतर ग्रोथ की संभावना रहती है। रिटायरमेंट के नजदीक आ जाते हैं तो बदलाव कर लीजिए, यहां पर आप थोड़ा रिस्क कम करके डेट में बढ़ा लीजिए, गोल्ड में बढ़ाइए, इक्विटी में कम कर लीजिए। अब क्योंकि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई प्लान लेते हैं तो वहां पर क्या होता है, फिक्स आपको हर महीना या हर साल उतना ही करना होता है। यहां पर तो चॉइस है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए। फिर आते हैं, जब पैसा इकट्ठा हो गया, आपने अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, तो अब आप यहां पर कम जोखिम वाले फंड्स में पैसों को मूव कर लीजिए। तो यहां पर भी चॉइस है आपके पास में कि आपको अब रिस्क कम लेना है, थोड़ा ग्रोथ होनी चाहिए, बाकी स्टेबिलिटी रहे। तो अपने फंड में बदलाव किया और वहां से SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए हर महीना आप पैसे पा सकते हैं। जब आपको एक्यूमुलेट करना है तो SIP के जरिए निवेश कीजिए, जब पैसा पाना है रिटायरमेंट के बाद तो SWP कीजिए। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, जनरली जो प्लान आप लेते हैं, चाहे वो एन्युटी प्लान हो, आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है हर महीने। अब 60 साल की उम्र में मान लीजिए को 25,000 मिल रहे हैं, जब 70 के होंगे, 80 के होंगे, तब वो आपका पूरा नहीं पड़ेगा उस पैसे से। तो यहां पर क्या है, म्यूचुअल फंड में क्योंकि SWP में आप हर साल अपना विड्रॉल बढ़ा भी सकते हैं, तो इसके लिए जो जरूरत बढ़ती जाती है महंगाई दर की वजह से, उसको भी आप टैकल कर रहे हैं, उसका भी आप केयर कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से एक तो फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, पैसा घटाया बढ़ाया जा सकता है, चाहे निवेश की बात हो या विड्रॉल की बात हो, और ऊपर से क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड सिर्फ उसके एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि आप एक बास्केट की तरह सोचिए, और म्यूचुअल फंड के जरिए रिटायरमेंट प्लानिंग एक बेहतर चॉइस मानी जा सकती है। ओके,
तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएशन एक बेहतर चॉइस हो सकती है। कई सारे इसके बेनिफिट हैं जो कि पंकज जी ने यहाँ पर समझाया। एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, अच्छा एक्यूमुलेशन आप कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ डिफरेंट फेजेस होते हैं। शुरुआत में कुछ और टूवर्ड्स अपने टारगेट के क्लोजिंग के टाइम पे कुछ और। सिस्टमैटिक विड्रॉल के प्लान के थ्रू आप रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न तो बना ही सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चर्चा रही। शुक्रिया पंकज जी आने के लिए और दोनों ही मुद्दों पर अपने व्यूज़ देने के लिए, समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को कि क्या सही तरीका हो सकता है। और ये दोनों ही एस्पेक्ट्स या दोनों ही टॉपिक्स म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट हैं और इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।